नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इसराइल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 212 भारतीय पहली विशेष उड़ान से स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू। नीरज चोपड़ा को इस वर्ष के एथलीट पुरस्कार के लिए विश्व एथलेटिक्स ने नामांकित किया। अब समाचार विस्तार से। युद्धग्रस्त इसराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के अभियान ऑपरेशन अजय के तहत पहला उड़ान आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। इस उड़ान से 212 भारतीयों को इसराइल से स्वदेश लाया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनकी अगवानी की। यह विमान ताल अबीब के बेन गोरियन हवाई अड्डे से कल रवाना हुआ था। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसराइल से वापस आने के इच्छुक भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसराइल पर हमास के हमले के बाद जारी लड़ाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बीच इसराइल में भारतीय दूतावास ने आज के लिए दूसरी उड़ान की घोषणा की है और इस बारे में ईमेल पंजीकरण भेज दिया गया है। भारत सरकार के अभियान ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारतीयों को स्वदेश लिए जाने के बीच केरल के राज्यवासियों को सहायता प्रदान करने के आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि नई दिल्ली के केरल हाउस में 24 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और स्वदेश लाए गए लोगों के स्वागत और उनकी सहायता के लिए हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन नंबर 0112374707 पर संपर्क किया जा सकता है। केरल हाउस की वेबसाइट पर इसराइल से स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोध और संघर्ष में उलझा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता और यह समय शांति और भाईचारे का है। आज नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खंडित विश्व कभी भी वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके विकास और कल्याण के लिए यह समय साथ मिलकर आगे बढ़ने का है। आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी और किसी भी कारण से आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। उन्होंने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं का समृद्ध इतिहास है। देश के इस समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास में सभा और समितियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोग इन संस्थानों के माध्यम से सामूहिक निर्णय लिया करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में न केवल विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती है बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि आम चुनाव उत्सव जैसे मनाए जाते हैं और आज़ादी के बाद से 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में आम चुनाव में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि देश ने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सरकार का हाल का फैसला देश में संसदीय परंपराओं को और मजबूत करेगा। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व और वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढने का प्रतिनिधित्व व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक देश का विषय नहीं है बल्कि यह सभी देशों का दायित्व है।
आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि 2 दिन के यह सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय पर आयोजित है। इसमें विभिन्न देशों के संसद के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों के अलावा अफ्रीकी संसद के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी किए जाने के साथ शुरू हो गई है। इसके साथ ही विधानसभा की 20 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की शुरुआत हो गई है। इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 26 अक्टूबर को की जाएगी और 23 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसमें से अधिकांश क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त है। इसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें भी शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं। दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों की शेष 70 सीटों के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मिजोरम में विधानसभा चुनाव एक चरण में कराया जाएगा। इसके लिए भी अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। केंद्र ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। देश में इस वर्ष महिला श्रम बल भागीदारी दर 4.2% अंकों से बढ़कर 37% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के लिए जारी डेटा में यह जानकारी दी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि महिला श्रम बल में महत्वपूर्ण उछाल सरकार की नीतियों पर पहल से आया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों के जीवन में मानव अधिकारों के महत्व का उल्लेख किया। श्री कोविंद ने कहा कि मानव अधिकार भारत के लोकाचार का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। उन्होंने विश्व के नेताओं को प्रेरित करने में महात्मा गांधी की भूमिका का भी उल्लेख किया। श्री कोविंद ने कहा कि भारत ने 1948 में मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कोविंद ने कहा कि भारत सरकार प्रशासनिक और कानूनी रूप दोनों के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी प्रयास कर रही है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र ने आयोग के समक्ष चुनौतियों के बारे में बताया। बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के 33 घंटे के बाद आज सुबह दीनदयाल उपाध्याय बक्सर आरा पटना रेलखंड अपलाइन पर परिचालन बहाल कर दिया गया है। ट्रेन की 23 बोगियां बुधवार शाम बक्सर जिले के रघुनाथपुर में पटरी से उतर गई थी। आज सुबह 8:10 पर पटरी को यातायात के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है। सिक्किम में लाचेन और पेंगोंग से अब तक 82 लोगों को सुरक्षित निकालकर मंगन में रिंगहिम हेलीपैड पर पहुंचाया गया है। इनमें 29 पर्यटक, 30 स्थानीय निवासी और 23 श्रमिक हैं। फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने गैंगटॉक में बुर्दुक हेलीपैड के लिए 2 उड़ानें भरी। पहली उड़ान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 11 कर्मचारियों को गैंगटॉक के लाचुंग पर पहुंचाया गया। इन उड़ानों से ताज़ा सब्जियां और राशन के अलावा ईंधन भी उत्तरी सिक्किम में पेंगोंग और लाचुंग तक पहुंचाया गया। विश्व एथलेटिक्स ने नीरज चोपड़ा को वर्ष 2023 के पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार
के लिए नामांकित किया है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।